चैप्टर 10 कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी जो है कंप्यूटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बिना हमारा कंप्यूटर रन नहीं हो सकता। आपको पता होगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेमोरी होते हैं कंप्यूटर में, अलग अलग उनके उपयोग होते हैं। तो जिस प्रकार उनके उपयोग हैं और जिस प्रकार से उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी जिसकी उतनी क्षमता होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है कंप्यूटर की मेमोरी को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज पर्टिकुलर इस वीडियो में हम प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी के बारे में हम बात करेंगे कि आपका जो प्राइमरी मेमोरी है वो कितने टाइप्स के होते हैं, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से उसके टाइप्स हैं और उसमें वर्किंग जो है किस प्रकार से की जाती है। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं कि मेमोरी क्या है ये देखते हैं। किसी भी चीज़ को, ठीक है, किसी भी डाटा को एक लोकेशंस की ज़रूरत होती है। जब भी मैं कोई डाटा डालता हूँ, एंटर करता हूँ, तो उसको एक लोकेशंस की ज़रूरत होती है ताकि वो वहाँ पे स्थायी तौर पे बना रहे या फिर अस्थायी तौर पे बना रहे जब तक हम अपना काम न कर लें। तो उनको याद रखने के लिए जो है एक लोकेशन की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। तो जो भी डेटा और प्रोग्राम हम स्टोर करते हैं वो कहाँ स्टोर करते हैं, हम कंप्यूटर के मेमोरी वाले पार्ट में हम इसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अगर मेमोरी नहीं होगा तो हम जो भी डाटा, मान लो होता है ना कि हम किसी के पास दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है तो उसको हम लोग कितना भी समझा रहे हैं उसको समझ में नहीं आता है। तो हम जो भी बता रहे हैं वो क्या हो जा रहा है, नष्ट हो जा रहा है, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, उसको समझने की क्षमता नहीं है या फिर उसको जो हम बता रहे हैं उसको याद रखने की क्षमता नहीं है। तो जाहिर सी बात है हम जो बता रहे हैं या फिर हम जो डाटा या फिर जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है। तो बस वही है कि कंप्यूटर मेमोरी क्या है। कंप्यूटर मेमोरी अगर ना हो तो जो भी हम डाटा बताएंगे वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और अगर उसके पास मेमोरी है तो हम जो बताएंगे वो क्या हो जाएगा, उसमें स्टोर हो जाएगा। अब कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। आपका एक होता है वोलेटाइल और एक होता है नॉन वोलेटाइल। सिंपल भाषा में अगर देखें तो मतलब ऐसा मेमोरी जो क्या होता है, उड़ जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वोलाटाइल। और ऐसा मेमोरी जो होता है जिसको जो उड़ता नहीं है, स्थायी तौर पे बना रहता है, वो क्या हो जाएगा आपका, नॉन वोलाटाइल। तो ये तो बस बताने के लिए था, है ना, कि किस तरीके से होता है। तो हमारा मेन जो मेमोरी होता है ना, मुख्य तौर पे जो मेमोरी जो है टाइप्स के होते हैं, वो एक होता है मुख्य मेमोरी होता है और एक क्या होता है हमारा ऑक्सिलरी मेमोरी, यानी कि सहायक मेमोरी या फिर हम कह सकते हैं द्वितीयक मेमोरी। ठीक है। तो उसके एग्जाम्पल आप देखना चाहेंगे तो सिंपल सा आप सबको पता है ना, मेमोरी कार्ड होता है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हो गया आपका, पेन ड्राइव हो गया, है ना। तो अलग अलग टाइप से यहाँ पे सीडी हो गया, है ना, चिप हो गए, फ्लॉपी डिस्क हो गए। तो ये इस तरीके से अलग अलग जो है हमारे पास क्या है, मेमोरी डिवाइसेस हैं, ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जहाँ पे हमारा क्या होता है, कोई भी डेटा जो है, प्रोग्राम जो है स्टोर होता है ना। तो ये तो आपको पता ही है कि किस तरीके से करना चाहिए, कौन कौन से टाइप के आपके क्या होते हैं, मेमोरी डिवाइसेस होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, है ना। आपको ये भी पता है कि जितना ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, मेमोरी पावर होगा, क्षमता होगा, उतना तेज़ी से हम क्या करेंगे, काम करेंगे। जैसे होता है रियल लाइफ में, आप देखेंगे कि जिसके पास जितना ज़्यादा नॉलेज रहता है वो कहीं ना कहीं बाकी लोगों से क्या होता है, तेज होता है। क्यों? अपने नॉलेज के बेस पे, अपने कहना चाहिए क्षमता के बेस पे, है ना। तो उसी तरीके से कंप्यूटर भी वर्क करता है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पैरामीटर ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी का जो है और क्या क्या पैरामीटर है हो सकता है उसको नापने के लिए। तो तीन चीज़ें होती हैं। पहला होता है आपका स्टोरेज कैपेसिटी, कि कौन कितना डाटा क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। ठीक है, 1 TB कर सकता है, 2 TB कर सकता है, ठीक है, कि आपका कहना चाहिए 520 MB, ठीक है, 528 MB, है ना, 1 GB, इस तरीके से स्टोर कर सकता है। तो अलग अलग ये सब क्षमताएं हैं, है ना। इन क्षमताओं के हिसाब से हमारा क्या होता है, मेमोरी जो है तय होता है कि किस तरीके से होगा। दूसरा क्या होता है, एक्सेस मोड, ठीक है, एक्सेस मोड। अब ये है कि हम जो मेमोरी यूज़ कर रहे हैं, है ना, आप देखे होंगे कि एक क्या होता है, सीपीयू के अंदर लगा रहता है, ठीक है, और एक होता है पेन ड्राइव जिसको हम बाहर से लगाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या चीज़ें होती हैं कि ये जो है आपका मोड ऑफ एक्सेस है ना, किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, जो मेमोरी है उसको यूज़ कर रहे हैं। हम उसको डायरेक्टली कहना चाहिए एक्सेस कर पा रहे हैं कि सिक्वेंसली एक्सेस कर पा रहे हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं कि किस तरीके से हम एक्सेस कर रहे हैं उसको बताता है। तो इस तरीके से भी हमारा जो है मेमोरी डिसाइड होता है ना। तीसरा आता है एक्सेस टाइम। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के डेट में, समय की कीमत आप सबको पता है। तो एक्सेस टाइम जो है कितना लगता है, कितने टाइम में, जैसे आप देखे होंगे कि अगर आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज़ें हैं उसको एक्सेस कर रहे हैं तो बहुत तेज़ी से होता है।
अब आप क्या करते हैं, एक सीडी ले आते हैं, ठीक है, उसको लगाते हैं, फिर पेन ड्राइव ले आते हैं, उसको लगाते हैं, तो उससे कुछ चीज़ें कॉपी कर रहे हैं। कंप्यूटर टू कंप्यूटर कॉपी कर रहे हैं तो जल्दी होता है, लेकिन सीडी टू कंप्यूटर कॉपी करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा टाइम में होता है। तो यही है आपका एक्सेस टाइम, है ना। तो इन तीनों चीज़ों पे क्या करता है हमारा कंप्यूटर मेमोरी जो है कहना चाहिए डिसाइड होता है कि कौन फास्ट है, कौन कितना अच्छा है ना। इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरेज कैपेसिटी की। स्टोरेज कैपेसिटी कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं मतलब बहुत ही कुछ रखता है ये। इसमें जो है बात यहाँ पे आती है सबसे छोटी इकाई की। तो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है बिट होती है, ठीक है। हमारी जो सब कंप्यूटर मेमोरी में जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, बिट होती है। तो इन्हीं बिट से, ठीक है, इन्हीं बिट्स के 8 बिटों से, ठीक है, इनके 8 बिटों से मिलकर जो है हमारा क्या बनता है, एक बाइट बनता है। तो ये एक बाइट जो है, ठीक है, एक बाइट जो है क्या होता है, 8 बिटों का क्या है, संग्रह है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, यहाँ पे अगर इसको काउंट करेंगे तो ये जो पूरा का पूरा आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, हमारा एक बाइट है। इसमें अगर आप देखेंगे, अगर इसको हम सिंगल लेते हैं तो ये एक बिट हो गया, एक हो गया, दो हो गया, 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो गए, 8 बीटों का संग्रह को हम क्या कहेंगे, एक बाइट कहेंगे। यानी कि सिंपल से लैंग्वेज में ये है कि 8 बीट इज इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है। ये जो है आप ध्यान में रखिएगा, है ना। ये तो सिंपल सा आप जो है मेमोरी कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो ये तो पता ही होगा कि 8 बिट बराबर कितना होता है, एक बाइट होता है ना। तो इस तरीके से जो है हमारा कहना चाहिए ये आपका कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर मेमोरी जो है वर्क करता है। और कंप्यूटर मेमोरी में अगर आपको इसको समझना है कि ये एक बिट क्या है ना, तो एक बिट को अगर रियल लाइफ से अपन रिलेट करेंगे तो आप जैसे देखते हैं एक बल्ब समझ लीजिए, ठीक है। एक बल्ब है तो वो बल्ब की दो स्थितियां होती हैं, या तो वो जलता है या तो वो बुझा हुआ रहता है, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, जला हुआ या फिर बुझा हुआ। तो आपको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि हमारे पास जो है सिर्फ दो स्थितियां होती हैं कंप्यूटर में। एक होता है ऑन स्टेट, एक होता है ऑफ स्टेट, ठीक है। तो पहला होता है हमारा ऑन स्टेट, ठीक है, ये हो गया ऑन स्टेट। और दूसरा होता है हमारा ऑफ स्टेट, ठीक है। दो ही हमारे पास कंडीशन होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करते हैं जब, है ना। ऑन स्टेट का मतलब होता है 1 और ऑफ स्टेट का मतलब होता है 0, ठीक है। जैसे बल्ब को बताया मैंने कि जला हुआ है तो 1 मान लीजिए, बुझा हुआ है तो 0 मान लीजिए, है ना। तो एक बीट में ये दो चीजें होती हैं। जो हम एक बीट की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, जो एक बीट है ना, जो सबसे छोटा वाला, जैसे कि मैं ये 0 है, 0 है मतलब ये है कि ये अभी क्या है, ऑफ स्टेट में है। इसके 8 क्या हैं, अगर 8 इसके स्थान बने हुए हैं, है ना, तो 8 प्लेसेस हैं। तो 8 प्लेसेस में पहला वाला प्लेस क्या है, बुझा हुआ है। दूसरा वाला प्लेस क्या है, यहाँ पे देखिए जला हुआ है, ठीक है, यानी कि ऑन स्टेट में है। दूसरा तीसरा वाला भी ऑन स्टेट में है, चौथा वाला भी ऑन स्टेट में है, फिर ऑफ स्टेट में है, फिर ऑन स्टेट में है, फिर ऑफ स्टेट में है ना। तो इस तरीके से क्या है, पूरा एक कॉम्बिनेशन बना हुआ रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, एक बाइट कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑन और ऑफ दो स्टेट के अलावा कोई तीसरा स्टेट इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो इसको जो है ध्यान में रखिएगा कि हम जो भी डाटा डाल रहे हैं, चाहे आप ए लिख रहे हैं, चाहे बी लिख रहे हैं, चाहे सी लिख रहे हैं, जो भी चीज़ें लिख रहे हैं, चाहे 1 2 3 डाल रहे हैं, उसको वो कंप्यूटर जो है अपने भाषा में समझता है। और कंप्यूटर की भाषा क्या होती है, बाइनरी लैंग्वेज। अब बाइनरी लैंग्वेज में दो ही डिजिट होता है, एक 1 होता है, एक 0 होता है, ठीक है। तो आपको ये इतना समझ में आ गया है कि बिट क्या होता है और बाइट क्या होता है। अब एक काम करते हैं, अब हम समझते हैं कि ये बिट और बाइट के जो कॉम्बिनेशंस हैं, है ना। अब ये जो बिट से बना हमारा बाइट, और बाइट से कितना दूर तक जा सकते हैं इसको देखते हैं। अब इसके जो पहले बता चुका हूँ आपको, इसके काम करने के तरीकों को क्या कहते हैं, हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं, जो कंप्यूटर समझता है इस चीज़ों को। और 1024, ठीक है, 1024 ध्यान में रखिएगा, ठीक है, 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलोबाइट। तो अब जो है हम पहले हम चले किस में चले, हम पहले हम देखिए कि एक बिट, है ना, एक बिट बराबर क्या हो गया हमारा, बाइनरी डिजिट हो गया 0 और 1। ध्यान में रखिएगा, एक बिट बराबर क्या हो गया हमारा, 0 और 1 हो गया बस, ठीक है। पहले बता दिया हूँ कि दो ही कंडीशन होता है एक बिट में। अब 8 बिट में तो 4 बिट, हाँ एक और देख लीजिए, 4 बिट बराबर होता है एक निबल होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 4 बिट बराबर, 4 बिट्स बराबर क्या हो जाएगा, एक निबल हो जाएगा। अब मेन यहाँ से चलते हैं हम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। 8 बिट बराबर क्या होता है, एक बाइट होता है। यानी कि 0101 जो कंडीशन है, ठीक है, ऐसे 8 बिट्स में होंगे तो हम क्या बोलेंगे, उसको एक बाइट बोलेंगे। अब आगे चलते हैं। अब जितना भी हम आगे जाएंगे, ठीक है, जितना भी हम आगे जाएंगे वो सब के सब जो है किस में बढ़ेगा, 1024 के गुणा में बढ़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 1024 बाइट बराबर
1 किलोबाइट होता है, यानी कि 1 केबी होता है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे किलोबाइट है, ठीक है, केबी है। अब 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट, यानी कि केबी से बढ़कर कहाँ पहुंच गए हम, मेगाबाइट में पहुंच गए। अब 1024 मेगाबाइट बराबर क्या हो जाएगा, 1 गीगाबाइट, यानी कि 1 जीबी हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना कि 1 जीबी का एक मूवी है ना, इसका मतलब ये है कि उसमें 1024 क्या है, उसमें आपका मेगाबाइट है। ठीक है, या फिर अगर एग्जाम में गलती से इसको ऐसा दे दिया जाए 2 to the power 10, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, 2 to the power 10 बराबर होता है 1024। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, सिंपल सी बात है। कई जगह मैंने देखा है कि जहाँ पे 2 to the power 10 दिया रहता है, 10 बाइट दिया रहता है, बराबर कितना होता है, तो वहाँ पे हम लोग निकालने बैठे रहते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना कि 2 to the power 10 जो है बराबर कितना होता है, 1024 होता है। अगर इसको अब देखो, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हम इंटू करते चल रहे हैं, है ना। मान लो एक क्वेश्चन आता है कि 1 MB में, ठीक है, 1 MB में, ठीक है, कितने केबी होंगे, 1 MB में कितने केबी होंगे। तो आपको पता है कि 1024, ठीक है, केबी बराबर क्या कितना होता है, 1 मेगाबाइट होता है। और आपका जो है 1 केबी में कितने बाइट्स होते हैं, तो आपका इसमें होता है 1024। ठीक है, तो कुल मिला के क्या हो गया, इसको इंटू करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा, मतलब ये है कि ये क्या है आपका 2 to the power 10 है। ठीक है, इंटू ये क्या हो गया, ये भी 2 to the power 10 है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 to the power 20 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 to the power 20 बाइट। तो इस तरीके से, है ना, इसका मतलब ये है कि अगला जो है क्या होगा, ये हो जाएगा 2 to the power 20, अगला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, ये क्या हो जाएगा 40। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। तो थोड़ा ध्यान में रखना कि 2 to the power 10 है वो आपका क्या है, केबी में है। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, केबी हो जाएगा। ठीक है, 1024 बाइट बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1 केबी हो जाएगा। ठीक है, बराबर 1 केबी हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो उसी के फॉर्म में आप उसको आगे बढ़ाते जाइएगा। क्लियर है ना। तो कई बार एग्जाम में क्या है, ऐसे, है ना, इस तरीके से क्या होगा कि कैलकुलेशन बहुत लंबा चला जाएगा, है ना। तो उसको क्या करता है, 2 to the power 10 के फॉर्म में दे देता है। ठीक है, मतलब 2 के पावर के फॉर्म में दे देता है, जिससे आपको आसानी हो जाए। ठीक है, तो 2 to the power 10 बराबर आपका 1024 होता है, तो 1024 बाइट बराबर 1 केबी। फिर अगला आएगा तो केबी के बाद क्या आता है, एमबी आता है। एमबी के बाद क्या आएगा, जीबी आता है। जीबी के बाद क्या आता है, टीबी आता है। टीबी के बाद आपका क्या आता है, पीबी आता है, यानी कि टेराबाइट हो गया। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखिएगा, टीबी मतलब टेराबाइट हो गया, है ना। जीबी मतलब गीगाबाइट हो गया। एमबी मतलब मेगाबाइट हो गया, है ना। पीबी मतलब होता है आपका पेटाबाइट। पीबी मतलब क्या हो गया, आपका पेटाबाइट हो गया। फिर आता है ईबी यानी कि एक्साबाइट। फिर आता है जेटाबाइट। फिर आता है योटाबाइट। फिर आता है ब्रोंटोबाइट। फिर जियोबाइट। तो इस तरीके से ये क्या होता है, पूरा आगे बढ़ता है। क्लियर आ गया, समझ में हो गया, है ना। तो ये जो है पूरा का पूरा क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी पे बेस्ड है। ठीक है, हमारे पास जैसे कि अब मेरे पास जो है, ठीक है, तो मेरे पास जो है जो एक्सटर्नल मैं डिस्क यूज़ करता हूँ वो सबसे ज़्यादा है ना, वो है हमारा 3 TB का ये। ठीक है, मेरे पास जो यूज़ कर रहा हूँ वो 3 TB का रखा हुआ है। यानी कि क्या है उसमें, अगर आप देखना चाहोगे कि कितना MB है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल में फोटो खींचते हैं, 2 MB 3 MB का बनता है, फिर 10 MB बनता है ना। तो MB से हम लोग ज़्यादा रूबरू है मान लो। ठीक है, तो MB के हिसाब से ये TB कितना होगा, तो 1024। ठीक है, 1024 गुणित आप जो है क्या कर सकते हो, उसको 3 कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास कितना है। तो लगभग 3000 क्या है, सॉरी, हाँ 3000 GB हो गया। ठीक है, 3000 GB हो गया। 3000 GB जो है बराबर हमारा क्या हो गया, लगभग 3000 GB के बराबर एक 3 TB हो गया। उसी तरीके से MB में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, 1024 से उसको गुणा करना पड़ेगा, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ना। तो इसको जो है 2 के फॉर्म में कभी कभी दिया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको एक चीज़ अब पता होना चाहिए, है ना, कंप्यूटर की भाषा को थोड़ा समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर में जो हम लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर में कोई भी डाटा को हम लोग क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं। और कोई भी लोकेशंस में पड़ा हुआ है उससे हम डाटा को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रीड बोलेंगे। तो ये तो आपको ही पता है कि किस तरीके से होता है ना, कि रीड राइट जो होता है ना, रीड राइट इसका मतलब यही है कि कंप्यूटर में हम लोग कुछ चीज़ें डाल रहे हैं, यानी कि हम राइट कर रहे हैं, और कंप्यूटर से हम कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, रीड बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका जो भी कंप्यूटर में मेमोरी जो होता है वो किससे बना होता है, सेमीकंडक्टर से बना होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर होता है ना। और ये एक्चुअल में जो है पूरा क्या है, ये आईसी चिप्स का क्या है, संग्रह है। ठीक है, आईसी चिप्स के मिल के पूरा बना हुआ रहता है।
तो इसको जो है आप लोग ध्यान में रखना। और ऐसी चिप का निर्माण आपको पता ही है ना, कि जैक किल्बी, ठीक है, जैक किल्बी द्वारा क्या ना चाहिए निर्माण किया गया था। और एक इसके साथ एक और जो नाम था वो था रॉबर्ट नॉयस, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों जो है कहना चाहिए इसके आविष्कारक हैं, है ना। और सिलिकॉन जो है ज़्यादातर जो है देखो चिप जो है सिलिकॉन से बना रहता है, एक दो चीज़ बताया था मैं, सिलिकॉन से बना रहता है और जर्मेनियम से बना रहता है, ठीक है। और ये जो सिलिकॉन जो चिप है वो गैलेनियम ऑक्साइड से बनी रहती है, ठीक है। यानी कि गैलेनियम ऑक्साइड से बनी हुई है, यानी कि वो सिलिकॉन से बनी हुई है, ठीक है। तो इसको जो है ध्यान में रखना, क्योंकि तीनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो ऊपर से पूछ दे तो सिलिकॉन पूछेगा, और अंदर से पूछ दे तो गैलेनियम आर्सेनाइड से बना हुआ रहता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी है ना, उसका देखते हैं कि वो कौन कौन से डिवाइसेस में किस तरीके से आपका करना चाहिए स्टोर होता है। तो देखिए आपको पता होगा कि ये रैम है, ठीक है, रैम हो गया, रोम हो गया, सीडी हो गया, ठीक है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, है ना, एसडीडी हो गए, फ्लॉपी डिस्क हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आज की डेट में जो है। डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के, डिफरेंट टाइप के और कैपेसिटी के आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल होंगे, मार्केट में तो है ही, है ना। तो आप देख सकते हैं उसको, लेकिन उनके अंदर क्या चीज़ें होती हैं वो हमको जानना है ना, वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेमोरी यूनिट में जो है पहला चीज़ आता है कि पहला होता है हमारा प्राइमरी, ठीक है। और प्राइमरी की बात करना चाहिए आपका, दूसरा हो गया सेकेंडरी हो गया, है ना। प्राइमरी को हम लोग, मैं पहले बता चुका हूँ, प्राइमरी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी बोलते हैं। सेकेंडरी को हम लोग ऑक्सिलरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी बोल ही रहे हैं, है ना, ठीक है। तो मेन प्राइमरी मेमोरी में या फिर मेन मेमोरी में दो दो पार्ट होते हैं। पहला होता है रैम, दूसरा होता है आपका रोम। पहला हो गया हमारा रैम हो गया और दूसरा हो गया रोम हो गया। वैसे जो है सेकेंडरी में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। एसजीडी है ना, एसएसडी। तो एसडीडी मतलब हो गया हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव। और एसएसडी मतलब हो गया आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। और वैसे जो है आपको सीडी, डीवीडी, है ना, एचवीडी, पेन ड्राइव, ब्लू रे, है ना, ये सब चीज़ें क्या हैं, सेकेंडरी हैं, है ना, जिसको हम लोग अलग से यूज़ करते हैं, है ना। इसके बिना हमारा कंप्यूटर रन नहीं कर सकता, इन दोनों के बिना हमारा कंप्यूटर जो है रन नहीं कर सकता। लेकिन अगर हार्ड ड्राइव नहीं लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में स्टोर कर लेंगे, लेकिन हमारा एक्सेसिबल रहेगा कंप्यूटर, है ना। इसको जो है ध्यान में रखना। इसलिए ये क्या है, ऑक्सिलरी है, सेकेंडरी है, द्वितीयक है, ठीक है। और ये मेन है, मुख्य है, कहना चाहिए प्राथमिक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में। ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस नहीं किए थे, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा बात करेंगे कि प्राइमरी मेमोरी होता क्या है। तो प्राइमरी मेमोरी वो हमें कहना चाहिए इंटरनल मेमोरी है, ठीक है। वह इंटरनल मेमोरी है जिसके बिना कंप्यूटर जो है रन नहीं होता है ना। आप ये जो देखे होंगे इस तरीके से जो है हम लोग असेंबली लगाते हैं, है ना, डिवाइस को क्या करते हैं, लगाते हैं वहाँ पे कहना चाहिए आपके सीपीयू में, मेन बोर्ड में लगा रहता है ना। तो प्राइमरी मेमोरी जो है दो चीज़ें हैं। पहली बात, है ना, इसको जो है क्या बोलते हैं, आपका वोलेटाइल भी बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान में रखना कि रैम क्या है, रोम क्या है, तो उसको हम आगे बात करेंगे। तो एक प्राइमरी मेमोरी को अस्थायी मेमोरी कहा जाता है ना, स्थायी मेमोरी कहा जाता है। तो कब कहा जाता है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ ध्यान में रखना, ये बहुत तेज होता है, ये है ना, बहुत स्पीड से काम करता है ना। और ये जो है सेमीकंडक्टर बेस्ड है, अभी हमने बताया, है ना। तो मेन मेमोरी के रूप में जाना जाता है। पावर ऑफ होने पे डाटा लॉस्ट हो जाता है। तो डेटा जो है लॉस्ट किस में होता है, तो रैम में होता है, ध्यान में रखना, ठीक है। रैम में क्या होता है, डेटा जो है हमारा चला जाता है, लेकिन रोम का नहीं जाता है, ठीक है। इसका जो है चल देता है, और जो रोम है, रीड ओनली मेमोरी है, उसका डाटा नहीं जाता है, ठीक है। लाइट ऑफ होगा तो बना रहेगा, है ना। तो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी होती है, पूरा काम जो है यही काम करता है ना। और सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट होता है, जैसे कि मैं अभी एग्जांपल दिया था, कंप्यूटर में हमारे पास कोई भी चीज़ है और कंप्यूटर टू कंप्यूटर हम लोग कुछ कर रहे हैं तो बहुत तेजी से करते हैं। अब एक सीडी ले आते हैं, वहाँ से कॉपी करते हैं तो बहुत टाइम लगता है ना। तो वो चीज़ें हैं। प्राथमिक मेमोरी के बिना जो है कंप्यूटर चल नहीं सकता। इतना तो समझ में आ गया है, और इतना पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रैम क्या होता है और रैम की क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो रैम जो है आपको समझ पहले भी बता चुका हूँ, है ना, ऑलरेडी ये डिस्कस्ड है पहले से, है ना। लेकिन बस ये है कि इसके टाइप्स को हम लोग जो है डिस्कस नहीं किए थे, क्योंकि उस टाइम अलग टॉपिक चल रहा था, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है क्या है, एक चिप ही होती है ना, जाहिर सी बात है ना। यहाँ पे पूरा सर्किट बना हुआ है, किस तरीके से क्या करना है। तो ये जो चिप होती है ना, जो रैम है, ये किससे बना हो रहता है, ये बना रहता है मेटल ऑक्साइड से, ठीक है। ये क्या होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होते हैं, है ना, जो क्या करते हैं,
बहुत तेज़ी से काम करते हैं, बहुत तेज़ी से काम करते हैं। इसमें जो भी सूचना होती है वो क्या होती है, अस्थायी होती है, यानी कि लाइट ऑफ करोगे उड़ जाएगा, जो भी काम कर रहे हैं उड़ जाएगा। एक एग्जांपल दिया था, याद कीजिए कि अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट में, आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो, वर्ड में कुछ टाइप किए हो, एक पैराग्राफ टाइप किए हो, लाइट चली गई, तो क्या होता है, जो हमने टाइप किया रहता है, किए रहते हैं, और गलती से आपने सेव नहीं किया है, तो क्या होता है, वो खत्म हो जाता है, फिर से हमको काम करना पड़ता है। हाँ? तो इसका मतलब यह है कि आप जो डॉक्यूमेंट में जो डॉक्यूमेंट में काम कर रहे थे, सपोज आप वर्ड फाइल में काम, वर्ड प्रोग्राम में काम कर रहे थे, तो वो वर्ड प्रोग्राम जो है ना, इसी रैम में आके क्या कर रहा था, काम कर रहा था, एक्सेस हो रहा था। और रैंडम एक्सेस मेमोरी में कोई भी चीज रन होता है तो वो टेम्परेरी होता है। आ रहा समझ में, वो टेम्परेरी होता है। हम क्या करते हैं, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है वो सेकेंडरी मेमोरी में सेव रहता है, ठीक है। अब उसको हम लोग जब क्लिक करते हो, कि सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास बहुत ज़्यादा क्या रहता है, कैपेसिटी रहता है, स्पेस रहता है, ठीक है, उसमें हम लोग सेव करते हैं। ये कितना होता है, रैम जैसे हम लगाते हैं 8 GB रैम लगाते हैं, ठीक है, 16 GB लगा लेते हैं, हो सकता है 32 GB लगा ले, ठीक है। तो अलग अलग जो है रहता है। लेकिन हमारे पास जो हार्ड डिस्क लगा रहता है वो कितना होता है, किसी के पास 500 होता है, ठीक है, किसी के पास 1 TB होता है ना, 1 TB तक चला जाता है। तो ये क्या है, ये HDD है ये, ठीक है। इसमें हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है। तो हम लोग प्रोग्राम्स जो रहते हैं, जैसे कि प्रोग्राम रहता है हमारा, हो सकता है कि 10 GB का प्रोग्राम हो, 20 GB का प्रोग्राम हो, गेमिंग जैसे आते हैं, है ना, बहुत सारे गेमिंग, अलग अलग गेमिंग आते हैं, तो गेम के कहना चाहिए सॉफ्टवेयर आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो एक बार में घेर देगा, इसमें डालेंगे तो 16 GB को एक बार में खा जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ना डाल के हम लोग किसमें डालते हैं, हम लोग डालते हैं हमारे हार्ड डिस्क ड्राइव में, सेकेंडरी मेमोरी में डालते हैं। जब इसको एक्सेस करना रहता है ना, तो वो एक्सेस होने के लिए कहाँ पे आता है, इस रैम में आता है, ठीक है। और इस टाइम जो भी काम करते रहेंगे, है ना, क्योंकि हम लोग रैंडमली एक्सेस करते रहते हैं, ठीक है। अब एक्सेस करते रहेंगे, लाइट ऑफ होगा, चला जाएगा। तो जहाँ से हम छोड़े थे वहाँ से चालू होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जब तक आप उसको सेव करके ना रखें। जैसे आप सेव करते हैं तो एक बैकअप फाइल बन जाता है हमारे पास, कि यहाँ तक तो हमको सेव रखना है, तो यहाँ तक सिक्योर है। अब आगे जो काम करेंगे तो वो आप देख लीजिए, क्योंकि आप उसमें अभी रैंडमली काम कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो ये चीज़ें मैं बता दिया, है ना। और उड़ जाता है, इसका मतलब ये है कि वो क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। अब देखते हैं अगला। तो इसमें जो है आपको पता ही है ना, लास्ट टाइम भी ये पिक्चर आपने देखा था कि हमारा जो रैम है वो यहाँ पे लगता है, ठीक है, जो रैम है वो यहाँ पे लगता है। ये आपको बताया था कि ये गेमिंग केस है, रैम का गेमिंग केस है ना। इस तरीके से दिखता नहीं है, इसके अंदर जो लगा हुआ है ना, ये देखो, ये एक्चुअल में कुछ इस तरीके से है ना। अगर इसका कवर निकाल दोगे तो इसी तरीके से दिखाई देगा, है ना। ये बस खाली लुक के लिए होता है, लास्ट टाइम मैं आपको बताया था, है ना। और ये जो है देख लीजिए, है ना, रैम जो है इसी पर्टिकुलर एरिया में लगता है, ठीक है। दो दो स्लॉट दिए रहते हैं, कई जगह 4 स्लॉट दिए रहते हैं। तो ये 2 स्लॉट जो है इसलिए है कि 8 GB का लगाए हो, लगता है कि आपका कंप्यूटर जो है स्लो चल रहा है। तो क्योंकि क्या होता है, स्लो चल रहा मतलब ये है कि आप अपने रैम पे ज़्यादा लोड दे रहे हैं, ठीक है, बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर चला रहे हैं जो कि 8 GB नहीं चला पा रहा है। तो क्या करते हैं, आप एक और 8 GB यहाँ पे लगा देते हैं। अब क्या हो गया, आपका रैम क्या हो गया, आपका 16 GB हो गया, ठीक है, दोनों ऐड हो गए तो 16 GB हो गया। तो अब क्या हो गया, जो काम आप कर रहे थे अब वो स्मूथली चलेगा, है ना। तो उसके लिए एक्सपांसन स्लॉट है, समझ लीजिए, है ना। तो उसको आप एक्सपांड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रैम होता है, ये रैम जो है 2 तरीके से होता है। पहला होता है डायनेमिक रैम और दूसरा होता है स्टैटिक रैम। तो डायनेमिक रैम क्या होता है और स्टैटिक रैम क्या होता है, रैम तो रैम है, काम वही है, बस ये है कि स्पीड, ठीक है, बस ये ध्यान में रखना। वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जो है ना, उसी को हम लोग, उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। 1 सेकंड में काम हो रहा है, हमको पता नहीं चलता, लेकिन होता है, फर्क पड़ता है। और अलग अलग जो है कंप्यूटर बार बार यूज़ करेंगे, कंप्यूटर के बारे में दिन भर भिड़े रहेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि किसकी स्पीड कितनी है, ठीक है। तो डायनेमिक रैम क्या होता है और स्टैटिक रैम क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो इसको हम लोग डी रैम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, डी रैम के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। और ये क्या होता है, इसमें जो है ट्रांजिस्टर लगा रहता है, ध्यान में रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ठीक है। इस डी रैम में क्या होता है, ट्रांजिस्टर लगा रहता है, और ट्रांजिस्टर के साथ साथ क्या होता है, इसमें एक कैपेसिटर भी लगा रहता है। ध्यान में रखना, 2 चीजें हैं, ठीक है। पहला चीज ये है कि इसमें ट्रांजिस्टर लगा रहता है, और दूसरा चीज ये है कि इसमें कैपेसिटर लगा रहता है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है आपको, ठीक है। ध्यान में रखना दोनों में फर्क क्या है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में क्या फर्क क्या है। तो ये कुछ उसमें लगे हुए कंपोनेंट के बेस पे है और उनके क्षमताओं पे है, ठीक है। तो आपका डायनेमिक रैम में
ध्यान समझना, डायनेमिक रैम बोल रहा हूँ तो दोनों लगे रहते हैं। क्या लगा रहता है? ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर दोनों लगा रहता है। डायनेमिक दोनों, ट्रांजिस्टर और आपका कैपेसिटर, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, इसका जो है बनावट कुछ इस तरीके से रहता है ना। इसके अलग अलग साइजेस और शेप्स में आपको मिल जाएंगे। तो जो हमारा डी रैम है वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं? तो पहला होता है सिंक्रोनस डी रैम, ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं एच डी रैम। एच डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है अगर पूछ देगा तो ध्यान में रखना, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, ठीक है। आर डी रैम का क्या होता है? तो रोम्बस डायनेमिक रैम, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रोम्बस, ठीक है, रोम्बस डायनेमिक रैम, है ना। और डी डी रैम मतलब होता है आपका डबल डाटा डायनेमिक रैम, ठीक है। आप लोग सुने होंगे डी डी आर, ठीक है, डी डी आर 3 है कि डी डी आर 4 है कि डी डी आर 1 है कि 2 है, इस तरीके से सुने होंगे कहीं, है ना। पिंस के बारे में ही बताऊंगा, है ना। यहाँ पे जो जितने पिंस लगे हुए हैं इनकी भी काउंटिंग होती है, इनके हिसाब से भी हमारा क्या है अलग अलग जो है रैम का करना चाहिए, उसको कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है एच डी रैम, आर डी रैम और डी डी आर जो है ना, ये सब क्या होते हैं, इसके फुल फॉर्म क्या है, इनको आप लोग ध्यान समझना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो कहना चाहिए डी डी आर 1 है ना। आप देखे होंगे कि अलग अलग जनरेशन में अलग अलग चीज़ चल रहे हैं। अभी जो है डी डी आर 1 जो है बंद ही हो गया है ऑलमोस्ट, जो है अभी जो है डी डी आर 3 डी डी आर 4 जो है चल रहे हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ इसमें क्या किया गया, अपग्रेड किया गया, ठीक है। इनकी स्पीड में, इनकी क्षमताओं में जो है अपग्रेड किया गया। तो इनको पहचानने का तरीका जो है इनके नॉच से होता है, ठीक है। आप जब रैम को जब लगाएंगे ना, इंसर्ट करेंगे वहाँ पे, तो आप ध्यान से देखिएगा वहाँ पे एक छोटा सा प्लास्टिक का कहना चाहिए उभरा रहता है, ठीक है। अगर वो इसी जगह में उभरा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे DDR1 लगने वाला है, ठीक है। ये जो गैपिंग है, ये गैपिंग है। और अगर मान लो वो जो है जो उभरा हुआ जो जगह है वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे है तो वो तो रोक देगा, पिन में रुक जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको पहचान लेते हैं, उसके अलाइनमेंट से पहचान लेते हैं कि वो DDR1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है। मान लो अगर वहाँ से स्टिकर निकल गया है तो, है ना। तो नॉच एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो ये देखिए थोड़ी दूरी पे है ना, तो ये अलाइनमेंट से देखो थोड़ी दूरी पे है, तो ये क्या हो गया आपका DDR1 हो गया। थोड़ा ज़्यादा है तो DDR2 हो गया, बहुत ज़्यादा है तो DDR3 हो गया। अब क्या हो गया, अब ये तो बंद ही हो गया था, तो फिर से जो है उसी अलाइनमेंट पे ये आपका DDR4 आने लग गया, ठीक है। 1 तो बंद हो गया, तो अब जो अगला जो आएगा वो क्या आएगा, DDR4 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग जो है अलाइनमेंट के हिसाब से आप जो है इसको पहचान सकते हैं, ठीक है, नॉच के अलाइनमेंट के हिसाब से, ठीक है। बहुत से यहाँ पे रैम आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। सब में जो है अलग अलग पिंस लगे होते हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 72 पिंस, 30 पिंस, ठीक है। आपका जो है DDR2 में जैसे देखोगे तो यहाँ पे 240 पिंस हो गया, ठीक है, 240 पिंस हो गया, 204 पिंस हो गए। तो अलग अलग जो है आपको पिंस वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पे DDR3 में देखें 240 पिंस हो गया, 260 पिंस हो गया, DDR4 में, ठीक है, 288 पिंस। तो इस तरीके से अलग अलग पिंस के अकॉर्डिंग भी हमारे पास क्या क्या करना चाहिए, रैम जो है अवेलेबल है ना। उतना अंदर तक मत जाइए, बस ये है कि नॉच के हिसाब से हम लोग उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ना। तो पहला चीज़ हमने देखा डायनेमिक रैम। अब दूसरा देखते हैं स्टैटिक रैम, ठीक है। तो स्टैटिक रैम जो है थोड़ा ध्यान में रखना, डायनेमिक रैम से क्या होता है, थोड़ा सा महंगा होता है, क्योंकि इसमें स्पीड जो है ज़्यादा होती है ना। और कंप्यूटर जितना ज़्यादा स्पीड होगा, ठीक है, उतना महंगा होगा, ये ध्यान में रखना। स्लो कंप्यूटर जो है महंगा नहीं आएगा, ठीक है, बड़े बड़े कंपोनेंट लगा लो, अगर स्लो है तो वो महंगा नहीं आएगा। स्पीड जो है जिसकी ज़्यादा होगी, है ना, क्योंकि आज की डेट में हम लोग स्पीड पे ही ध्यान दे रहे हैं, समय बचाने पे ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। तो स्टैटिक रैम जो है ना, इसको एस रैम बोलते हैं, ध्यान रखना, डी रैम हो गया और एस रैम हो गया, ठीक है। तो एस रैम बोलते हैं। और यहाँ पे जो है स्टैटिक रैम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, इनके जो स्टोरेज जो सेल होते हैं उसमें क्या होता है, एक से अधिक ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, ठीक है। इसमें कैपेसिटर नहीं लगा हुआ रहता है, ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा रहता है, ट्रांजिस्टर जो है लगा रहता है, कैपेसिटर जो है नहीं लगा रहता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, डी रैम में दोनों लगे रहते हैं, दोनों लगे रहते हैं, यानी कि ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर दोनों लगा रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है क्या हो गया, यहाँ पे सिर्फ ट्रांजिस्टर बस लगा रहता है, कैपेसिटर नहीं लगा रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको बस ध्यान में रखना है। और ये कितने टाइप के होते हैं, ये 4 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका नॉन वोलेटाइल एस रैम, एक होता है स्पेशल रैम, और तीसरा होता है आपका एसिंक्रोनस, और चौथा होता है सिंक्रोनस रैम, ठीक है। जिसमें क्या होता है,
है ना, आपको ये पता चल गया कि कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर, है ना, तो कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर, अगर ये कैपेसिटर हो गया या आपका ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है, तो किसमें क्या लगा हुआ है आपको पता है। डी रैम में आपका क्या लगा रहता है, दोनों लगे रहते हैं। एस रैम में सिंगल लगा रहता है, ठीक है, समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। एस फॉर सिंगल नहीं और डी फॉर दोनों नहीं है, डबल नहीं है, ठीक है ना। डी डायनेमिक रैम हो गया तो उसमें दोनों लगे रहते हैं, कैपेसिटर भी लगा हुआ है और आपका जो है ट्रांजिस्टर भी लगा हुआ है। एस रैम में क्या हो गया आपका, सिंगल लगा हुआ है, तो सिंगल क्या लगा हुआ है, सिर्फ ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये ध्यान में रखना, है ना। चलिए, तो ये कुछ इस तरीके से असेंबली होती है किसकी, आपका एस रैम का, ठीक है। चलिए, स्टैटिक रैम का ये जो है एज कम्पेयर टू डी रैम फास्ट होता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। कौन सा फास्ट होगा, तो स्टैटिक रैम जो है फास्ट होता है, इसमें सिर्फ ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है रीड ओनली मेमोरी, है ना। रीड ओनली मेमोरी, रोम, ये क्या है ना, इसके बारे में जानते हैं। अभी तक हम देख रहे थे रैंडम एक्सेस मेमोरी देख रहे थे, अब देखेंगे हम लोग रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो रीड ओनली मेमोरी एक्चुअल में है ये कि जो भी चीज़ें हम करना चाहिए कंप्यूटर में देखते हैं, कंप्यूटर को जो स्टार्ट होने के लिए, ठीक है, कंप्यूटर में स्टार्ट होने के लिए उनके ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह हैं, है ना, तो ये सब जो चीज़ें हैं जिनको जरूरी करना चाहिए, नेसेसरी जो चीज़ें होती हैं कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, रन करने के लिए, वो चीज़ों को हम किस में डाल के रखते हैं, तो उन चीज़ों को हम लोग रीड ओनली मेमोरी में डाल के रखते हैं। जो भी डेटा इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर को रन कराने के लिए, है ना, तो उसको जो है हम लोग किस में डाल के रखते हैं, रीड ओनली मेमोरी में डाल के रखते हैं, जो कि क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, ठीक है। स्थायी होते हैं कि परमानेंट होते हैं जब तक, है ना। अभी देखो बात यह है कि यहाँ पे अब पहले जब पढ़ते हैं तो उसमें यही लिखा रहता है कि स्थायी होता है, इसमें हम छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। आज की डेट में छेड़खानी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझिएगा, जानबूझ के करेंगे, ठीक है, मतलब उसका लेवल अप करना पड़ेगा। एक यूज़र जो काम करते रहता है ना, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, फाइल को डिलीट करना है, डिलीट कर दिए, ठीक है, तो इस तरीके से नहीं कर सकते उसको, ठीक है, लेकिन कर सकते हैं थोड़ा सा करना चाहिए, अपर लेवल में जाके उसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं। वो अलग अलग टाइप के करना चाहिए, आपका रोम आता है उसमें कर सकते हैं। तो बस एक तरीके से समझिएगा, है ना, ये परमानेंट है जब तक हम उसको नेक्स्ट लेवल में जाके उसको डिलीट नहीं करते, ठीक है। तो जैसे कि नॉर्मली अपना पेन ड्राइव में रखा हुआ है या फिर हार्ड डिस्क में रखा हुआ है, उसको हम लोग डिलीट करेंगे, डिलीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। और आपका कंप्यूटर जो है नॉर्मली चलते रहेगा। इसमें से अगर आप डिलीट करना चाहोगे तो फिर कंप्यूटर, क्योंकि आप मेन चीज़ों को, है ना, देखो इसको क्या बोलते क्या है, इसको बायोस कहा जाता है, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो भी प्रोग्राम है, उससे रिलेटेड जो प्रोग्राम है, वो सब चीज़ जो है किसमें रहता है, रीड ओनली मेमोरी में रहता है, ठीक है। आप कीबोर्ड के ही काम को हटा दिए, ठीक है, उसके प्रोग्राम को हटा दिए, अब कीबोर्ड चल ही नहीं रहा है। माउस के प्रोग्राम को डिलीट कर दिए, माउस चल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जो है ना, थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि स्थायी किस रूप में है और इसको जो है हम लोग उड़ा कैसे सकते हैं, मतलब डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो आगे उसके जो टाइप्स रहेंगे उसमें हम बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब ये है कि ये स्थायी है ना। जब हम पावर ऑफ करते हैं तो भी ये जमा रहता है ना, मतलब स्टोर रहता है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन वोलाटाइल बोलते हैं। रैम में क्या होता था, उड़ जाता था, इसमें नहीं उड़ता है, ये फर्क है, ठीक है। तो जैसे कि अब कैलकुलेटर है ना, कैलकुलेटर है, एक चीज़ समझिए, ठीक है। कैलकुलेटर में क्या होता है पता है, रोम होता है। अब उस रोम में क्या होता है, कैलकुलेटर के जो करना चाहिए फंक्शंस हैं, है ना, उसके जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उसको पहले उसमें कोडिंग करके कर दिया जाता है ना। अब कंप्यूटर कैलकुलेटर का जो है उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। कैलकुलेटर में जो प्रोग्रामिंग किया गया है उसको आप डिलीट नहीं करेंगे, वो रोम में सिक्योर है, ठीक है। उसको जाके कहीं से डिलीट करना चाहोगे तो डिलीट नहीं होगा, ठीक है। अब कंप्यूटर बात यह है कि सॉरी कंप्यूटर बोलता हूँ, कैलकुलेटर में बात यह है कि कैलकुलेटर में जो प्रोग्रामिंग किया गया है, प्रोग्राम हो गया है ना, उसको अब क्या चेंज करोगे। पहले ऐसी इसमें भी होता था, पहले जो है इसमें भी ऐसी होता था, एक बार प्रोग्राम कर दिए, ठीक है, एक बार जो है रीड ओनली मेमोरी में चला गया। अब उसके बाद जो है सपोज मान लो आप विंडोज 7 डालते हो और विंडोज 10 करना चाहते हो, तो विंडोज 10 नहीं हो पाता था, तो पूरा कंप्यूटर को फेंकना पड़ता था। कंप्यूटर फेंकना पड़ता था मतलब उसके जो है कहना चाहिए मेन जो पार्ट्स हैं, है ना, इन सबको चेंज करना पड़ता था, बर्बादी तो हुई ना। तो एक दिमाग सूझा कि क्यों ना इस चीज़ों को चेंज किया जाए, ठीक है। यानी कि कम से कम चेंज, मतलब एक कम से कम जो है आपका इसमें विंडोज 7 है तो 10 नहीं डाल पा रहे हैं, तो कम से कम एक बार तो डाल सकें, एक बार तो यूज़ आया ये। तो क्या आया, इसके अलग अलग टाइप्स निकले। तो इसके अलग अलग टाइप्स निकले, तो पहला जो टाइप आता है पी रोम आता है। तो पी रोम में क्या है, पी रोम मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब ये है कि पहले जो है क्या होता था कि एक बार विंडोज 7 डाल दिए तो डाल दिए, अगर आपको विंडोज 10 करना है तो उस पर्टिकुलर जो है
करना चाहिए, कंपोनेंट को निकाल के फेंको और नया लगाओ, ठीक है, तब जाके वो काम करता। तो उससे बर्बादी हो रही थी। तो एक चीज़ ये हुआ कि कम से कम एक बार जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर विंडोज 7 डाले हैं तो विंडोज 10 डाल देते हैं मान लो, ठीक है, तो एक बार इसको जो है फिर से प्रोग्राम करके यूज में लाया जा सकता था। पी रोम का मतलब यही है कि इसको हम फिर से एक बार जो है, कम से कम एक बार जो है हम लोग क्या कर सकते थे, पुनः प्रोग्राम कर सकते थे। ऐसा जो है रोम जो है आ गया मार्केट में, ठीक है। तो ये जो है ध्यान में रखिएगा, है ना, कि ये जो है पी रोम प्रोग्रामर आता था, ठीक है, पी रोम प्रोग्रामर द्वारा जो है इसमें फिर से प्रोग्राम किया जाता था, ठीक है, एक बार। आगे समझ में। अब क्या होगा, अब एक बार तो हो गया, लेकिन बस वही है ना, ज़रूरत है ना कि 7 डाले, ठीक है, अच्छा नहीं लगा, और फिर से उसको मतलब हम लोग जो है पी रोम की सहायता से हम लोग क्या कर दिए, 10 डाल दिए मान लो, ठीक है। अब 10 डाल दिए तो क्या हो गया, 10 चला रहे हैं, लेकिन यार ये तो बहुत ज़्यादा एडवांस है, मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, फिर से डाल देते हैं 7, फिर से डाल नहीं सकते इसमें, तो ये तो फिर से बर्बाद हो गया, है ना। तो क्या किया जाएगा, तो क्या किया गया, नया चीज आया, ठीक है, ई प्रोम आया। अब ई प्रोम क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है, ध्यान रखना, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी जो है लेके आया गया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, अब इसमें ये हुआ कि इसमें हम लोग क्या कर सकते थे, इसमें हम लोग इसको इरेज करके जो भी प्रोग्राम हमने डाला है उसको जो है इरेज करके हम लोग फिर से प्रोग्राम डाल सकते थे। 7 डाला था, 7 था आपके पास, ठीक है, आपको पसंद नहीं आया तो 10 डाल दिए। अब 10 ही पसंद नहीं आया तो आप क्या कर रहे हो, फिर से 7 डाल रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो, 2 बार प्रोग्राम कर रहे हो। तो अब ये क्या हो गया, जब से इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आया तो आप बार बार उसको क्या कर सकते थे, करना चाहिए, बार बार रीयूज में ला सकते थे। तो यहाँ पे जो है आपको अल्ट्रा वायलेट किरणें द्वारा, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट किरणों के द्वारा जो है हम लोग क्या कर सकते थे, इसको इरेज कर सकते थे। इरेज करने के बाद जो है आप लोग फिर से उसमें प्रोग्राम डाल सकते थे, ठीक है, डाल सकते थे। तो ये चीज़ें जो है होने लगी, है ना। अब क्या होता था कि इसमें जो भी चीज़ें डालते थे हम लोग, है ना, तो अल्ट्रा वायलेट किरणें क्या करते थे पता है, जो भी प्रोग्राम रहता था, ठीक है, कंप्लीट प्रोग्राम को क्या कर देता था, ये पूरा साफ कर देता था, ठीक है, एक बार में। मतलब अल्ट्रावायलेट किरणें जहाँ जाती थी और इसको जो है पूरा का पूरा जो है कंप्यूटर को पूरा साफ कर देती थी, पूरा प्रोग्राम को इरेज कर देता था। मान लो आप चाहते हो कि कुछ प्रोग्राम को मैं चेंज कर दूं, रीड ओनली मेमोरी में जाके कुछ प्रोग्राम को चेंज कर दूं, तो वो पॉसिबल नहीं था। ये पूरा 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 जो है अल्ट्रावायलेट किरणें जाती थी और पूरा का पूरा साफ कर देती थी। तो नया चीज़ आया, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट किरणें जो इरेज कर रही हैं वो तो पूरा इरेज कर दे रही हैं। तो ऐसा चीज़ किया जाए ना कि पर्टिकुलर अगर मैं कोई एक बीट को भी चाहूँ, ठीक है, एक बीट को चाहूँ, ठीक है, उसको भी इरेज कर सकूँ, ऐसा काम करूँ। तो क्या क्या आया, तो एक चीज़ आया, ई प्रोम आया। यह इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है। अब क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिकली हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक की करना चाहिए सर्किट को हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट करके पर्टिकुलर एक बीट को, ठीक है, पर्टिकुलर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बीट को हम लोग इसमें इरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि ये जो है सिर्फ एक बीट, मान लो आपके पास पूरा का पूरा प्रोग्राम रखा हुआ है, पूरा आपका यहाँ प्रोग्राम रखा हुआ है, उसमें का सिर्फ एक बीट, ठीक है, एक बीट को आपको अगर इरेज करना है तो ये भी इसमें पॉसिबल था, ठीक है। पहले वाले में क्या था, ई प्रोम में क्या था कि वो पूरा का पूरा अल्ट्रावायलेट किरणें से वो पूरा का पूरा जो है डिस्ट्रॉय कर देता था, पूरा का पूरा साफ कर देता था, क्लीन कर देता था। अब फिर से उसमें डालो सबका सब। अगर लेकिन इसमें क्या था, इसमें ये है अगर जहाँ से ई प्रोग्राम आया तो उसमें जो है आप पर्टिकुलर एक बीट को भी आप जो है क्या कर सकते हो, करना चाहिए, इरेज करके उसमें फिर से कुछ ना कुछ मतलब प्रोग्राम जो है डाल सकते हो। ये आ गया, ठीक है। तो ये अलग अलग क्या हुआ, रिवॉल्यूशन था करना चाहिए, जिससे हमारा जो है वेस्ट कम हो, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होता था, फिर निकालो फेंको नया लगाओ, इस तरीके से चीज़ें होती थी, ओके। तो ये जो है रोम के प्रकार हैं, है ना। पहला हो गया आपका प्रोम, ठीक है, पी रोम, ठीक है, उसके बाद जो है ई रोम आया, फिर उसके बाद ई रोम आया, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा का पूरा क्या था, हम जो भी पढ़े हैं वो पूरा का पूरा जो है प्राइमरी मेमोरी पे बेस्ड था। कि प्राइमरी मेमोरी में जो है हमारा आता है, एक रैम आता है और एक आता है रोम आता है। तो रैम कितने प्रकार के होते हैं, उसकी वर्किंग क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, या पूरा आप उसको जो है पूरा आपने समझा। दूसरा जो है आपका रोम था, तो रोम जो है कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही बात है कि इन सब चीज़ों में डिफरेंस क्या था, प्रोम था, ठीक है, ई रोम था, ई रोम था, तो इन सब में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो डिफरेंस बस वही था कि
किसमें जैसे कि मैं बोला कि आपका जो है ई प्रोम में आप क्या कर सकते हो, एक बीट को भी चेंज कर सकते हो, लेकिन ई प्रोम में क्या होता था कि पूरा का पूरा हट जाता था, पूरा का पूरा इरेज हो जाता था, है ना। तो वहाँ पे अगर मैंने ये नहीं बोला कि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना, तो आप उसको ध्यान नहीं देना, ऐसा नहीं है। पूरा एक एक चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है। पूछ देता है कि ई प्रोम में जो है किसके द्वारा जो है डेटा को इरेज किया जाता है, तो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं, है ना। तो वहाँ पे हर बार मैं ये बोलूँ कि ये इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना, ऐसा नहीं है। मैं जो भी चीज़ें यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एक एक कोई भी बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन जो है आ चुके होंगे, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आ जाए। और नहीं आएगा तो ये तो है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा ताकि दूसरा क्वेश्चन बने। आगे जो प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं, आगे जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, सेकेंडरी पढ़ने वाले हैं, है ना, तो वो क्या होगा, वो भी आपका क्लियर होगा अच्छे से। तो कंप्यूटर में एक चीज़ तो है कि आपके पास अगर कॉन्सेप्ट है, आप चीज़ों को समझते हो कि कौन किससे कहाँ कनेक्ट हुआ है ना, तो इतना चीज़ अगर आप समझ सकते हो कि कंप्यूटर का पूरा नेटवर्क समझ सकते हो कि मान लो ये वेबकैम है तो वेबकैम कहाँ लगा हुआ है, माइक है तो माइक कहाँ लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है, कैसे वर्क कर रहा है, क्या हो रहा है, आप थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे ना, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस जो है करना चाहिए, एग्जामिनर जो है बनाएगा, ठीक है, तो वो आपसे बनेगा, चाहे वो नया क्यों ना हो, है ना, और कहाँ से पूछेगा, ठीक है, और कितना अंदर तक जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा बस करना चाहिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए और आगे वर्क कीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।